हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स अगेन। चैप्टर 1 जिसमें हम स्टडी कर रहे थे उसका थर्ड पार्ट तक कवर कर चुके हैं हम लोग। और थर्ड पार्ट में भी यही चल रही थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस आज उसे ख़त्म करके ये लास्ट के दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, कोरोशन एंड रेंसिडिटी। और इसका मतलब लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, और आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिया था और क्या आज डिस्कस करना बाकी है। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन थी, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक डिस्कस कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद लास्ट के दो टॉपिक कोरोशन एंड रेंसिडिटी, देन फिनिश करेंगे इस चैप्टर को आज। तो देखते हैं सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक किसी को डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन नहीं आएगी तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है डबल डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले। जैसा कि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी। अ, जैसे मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट में ये एक कोई कंपाउंड है और इसमें बहुत सारे 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। इस कंपाउंड के अंदर होते ही हैं बहुत सारे एलिमेंट, फिक्स रेशियो में होते हैं। जब ये कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या देख रहे हो आप, ये कोई अनदर एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। और क्या कर रहा है, अब ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, ये इसके साथ ऐड होना चाहता है। पर इसके साथ ही प्रॉब्लम है कि ये तभी ऐड होगा जब इन चार में से कोई एक डिस्प्लेस उठ जाए, हट जाए। तो इन चार में से डिस्प्लेस कौन होगा, जो सबसे वीक होगा। तो ये इन चार में से जो सबसे वीक होगा उसे डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद अपनी जगह पे ऐड हो जाएगा। इस रिएक्शन को तो बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पढ़ा भी था डिस्प्लेसमेंट, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आना ज़रूरी है। तो जैसे कि एक ए बी प्लस सी, ये ए भी एक कंपाउंड है, इसमें बी वीक है, डब्ल्यू लिख दिया, ये वीक है। जब सी के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, सी ने बी को हटा दिया, ये है, और ख़ुद उस जगह पे ऐड हो गया, यानी बन गया ए सी। ये थी डिस्प्लेसमेंट। ये अब ये तो थी डिस्प्लेसमेंट, हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी होगा, पर डबल, 2 बार होगा। कैसे 2 बार होगा, जैसे ये कोई एक कंपाउंड है पी क्यू और एक दूसरा कंपाउंड है आर एस। सपोज़ करिए इस आर ने पी को डिस्प्लेस किया और यहाँ ऐड हो गया किसके साथ, पी क्यू की जगह पी आर हो गया, मतलब क्यू डिस्प्लेस हो गया। तो ये क्यू भी एस के साथ पहुँच के क्या बन गया, क्या बना लिया उसने, ये इसे रफ कर दें, यहाँ प्लस साइन होगा, ठीक है। और तो जो है आपका ये क्यू जो है, क्यू क्या करेगा, क्यू इस एस के साथ मिलके बना लेगा क्यू एस। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, पर दोनों तरफ से हुआ, 2 बार हुआ। या हम अगर ये कह दें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। क्यों, सही है ना। देखिए, जैसे आपके पास ये 2 चीज़ थी और ये एक सामने वाले पर्सन के पास 2 चीज़, इस आपने इसकी ये चीज़ ले ली, इसने आपकी ये चीज़ ले ली, एक्सचेंज तो हुआ ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है, मानता हूँ डिस्प्लेसमेंट है, पर एक्सचेंज भी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज करते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख लेते हैं, जो आपको समझाने के लिए अलग से नोट लगाया है इसमें। देखो, दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयन, वही मैं बता रहा था, और न्यू कंपाउंड बनाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे ये देखिए, ये रहा एग्जांपल, AgNO3, इसमें क्या है, Ag है, NO3 है,
दो तो इसमें Na है, Cl है। रिएक्शन साइन के इधर देखिए ज़रा, Ag के साथ अभी क्या था, NO3 है। इधर रिएक्शन साइन के इधर Ag के साथ NO3 ना होकर क्या हो गया, Cl हो गया, यानी Ag इसके साथ पहुंच गया, यानी Na को डिस्प्लेस किया। और Na के साथ यहाँ Cl था, वो अब यहाँ Na के साथ हो गया NO3। तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया इन्होंने। Ag NO3 को छोड़कर पहुंच गया Cl के पास, तो NO3 भी जो है वो पहुंच गया Ag को छोड़कर Na के पास, NaNO3 बना लिए। इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये इस पेज में तो हाँ ये भी एग्जांपल है। ये देखिए Na2SO4 BaCl2, फिर हो गया क्या, बन गया क्या, ये BaSO4 और NaCl2 है, यहाँ भी एक्सचेंज हुआ। इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन, इसके बाद कोरोसन पढ़ना है हमें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग, तब NCERT पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जा रही है तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की डेफिनेशन नीचे पढ़ रहे हो तो मत पढ़िए उसे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन याद कर लेगा रिडक्शन उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की पहली वाली डेफिनेशन देखिए, एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें है एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक उल्टा ही तो है। अब दोनों को एक साथ देख लीजिए, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा कर दो, ऑक्सीजन निकल रही है हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन। ठीक है ना। जैसे अभी मैं कह दूं ये कौन सी रिएक्शन है, एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, Cu + O = Cu। कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये हो गई ऑक्सीडेशन। देखिए Cu के पास अभी ऑक्सीजन ऐड नहीं है और ये रिएक्शन साइन के बाद इधर ऐड हो गई, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन का ऐड आना ओढ़ा क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन। ठीक है। ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अब देख लेते हैं इसमें। ये देखिए उन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ बताया, मेरे ही ये जो मैंने दिया वही एग्जांपल है। CuO है, यहाँ भी CuO यानी O ऑक्सीजन है, और इधर जाके एक ऑक्सीजन क्या हुआ, नहीं रही यानी निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। तो इसका हो गया रिडक्शन। ये H2 लिखा हुआ है यानी अभी ऑक्सीजन है नहीं, इधर जाके क्या हो गई, H2O, एक O जुड़ गया, यानी ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो ये इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रही है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, याद रख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेली लाइफ में बहुत यूज़ है, एक तो कोरोसन में और एक रेंसिडिटी में। दोनों को समझा दे रहा हूँ, कोरोसन और रेंसिडिटी को, फिर नोट से पढ़ लेंगे, लास्ट में NCERT से भी पढ़ लेंगे और फिनिश। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। कोरोसन क्या है, बिल्कुल आपके जेन्युइन लैंग्वेज में कह दूँ, जंग लगना, बात ख़त्म। जंग लगना, कोरोसन एक ही बात, रस्टिंग ऑफ आयरन एक ही बात। ठीक है ना, एक ही बात होती है सब, रस्टिंग कह दो, ऑफ आयरन, कोरोसन। तो होता क्या है, आयरन और आयरन ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, आयरन या आयरन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनको एक्सपोज करके रख दो, एटमॉस्फेयर में खुला रख दो, तो क्या होता है आपका, तो इनमें रेड या ब्राउन कलर की एक लेयर बनती जाती है जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। और धीरे धीरे वो जो लोहा है, वो आयरन ऑब्जेक्ट है, वो डैमेज होता जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोरोसन। क्लियर हो रहा है, ज़्यादा समझाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है ना, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये देखिए कोरोसन ये लिखा हुआ है,
Corrosion is the process when metal are eaten up gradually in the action of air, atmosphere and chemical on their surface. एक ही बात है, अपने अपने डेफिनेशन देने का तरीका है। ये बताते हैं कोरोसन मेटल को ईट करने वाली, ख़त्म करने वाली एक रिएक्शन है जो कि होती है एयर, एटमॉस्फेयर या केमिकल की वजह से। एक ही बात है। हाँ, और आयरन देखा होगा आप, आयरन या आयरन के ऑब्जेक्ट जो हैं वो अगर एयर की टच में आ जाएं, ह्यूमिडिटी की टच पे आ जाएं, वाटर के टच में आ जाए, एसिड की टच में आ जाए, तो क्या होती है, वो उनमें एक ब्राउन कलर की लेयर जमना शुरू हो जाती है, जिससे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, ये देखो लिखा हुआ भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन कह दो या कोरोसन कह दो, एक ही बात है, होता है। ठीक है ना। अब जो आपका कोरोसन से जो आपका रोक कैसे सकते हैं हम लोग, सबको मालूम है कोरोसन कैसे रोक सकते हो। आपको लगता है किसी ऑब्जेक्ट में जंग ना लगे, जंग लग क्यों रही है, कोरोसन हो क्यों रहा है, एयर की वजह से ना, ऑक्सीजन की वजह से ना। ऐसी सारे इंतजाम कर दो कि ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, जंग नहीं लगेगी। देखा होगा हम लोग अपने घर के आयरन ऑब्जेक्ट पे वार्निश कर देते, पेंट कर देते। पेंट करने से क्या होता है, पेंट की लेयर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आती वो ऑब्जेक्ट, और उससे कुछ टाइम तक उसमें कोरोसन नहीं होता। बाद में जब वो पेंट ख़राब होने लगता है तो कोरोसन होने लगती है। इसलिए हमें बार बार, अगर हमें चाहते हैं कोरोसन ना हो, तो बार बार पेंट अप्लाई करते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड है बाय अप्लाइंग ग्रीस। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रीस या ऑयल लगा दो तो वो उसका कोरोसन नहीं होता। देखा आप एक आयरन नेल को, अगर कोई कील को क्या करें आप, केरोसिन में डुबो के रख दें, कभी उसमें जंग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ऑयल में ऑक्सीजन गैस एंटर नहीं होती। तो ये भी एक तरीका है कोरोजन से बचने का। और थर्ड है प्लेटिंग, जिसका आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, देखा होगा आपके जो घरों की टोटियाँ हैं, हाँ, तो टोटी तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पानी बराबर आता रहेगा, क्योंकि पानी निकलना ही उसका काम है, तो ऐसे तो वो सड़ जाएगी, कोरोसन उसमें भी होगा। तो ऐसी चीज़ जो बराबर वाटर के कांटेक्ट में आनी हो, यूज़ भी हमें करना है, तो आज के टाइम में क्या किया जाता है कि आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन कर लेता है और कोरोसन हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जो हाई रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो इनके ऊपर लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है, जैसे क्रोमियम वगैरह, उनकी पॉलिश कर दी जाती है। देखा होगा टोटी दूर से स्टील की लगती है, स्टील किस लिए लगती है कि उसको क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। तो पॉलिश करने से क्या होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल की जब पॉलिश कर दी जाती है तो उसमें जो है वो जंग नहीं लगती। हाँ, तो ये भी एक तरीका है आपका कोरोसन से छुटकारा पाने का या कोरोसन से प्रिवेंशन का। तो आता है अगर क्वेश्चन, तो कोरोसन पूरा क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेंसिडिटी पे। अब एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। यू मस्ट बी ऑब्जर्व आयरन, मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि कुछ होगा नहीं समझाने लायक, फिर भी कोई होगा तो ज़रूर बताऊँगा। साइनी व्हेन न्यू, आपने देखा होगा कि आयरन के ऑब्जेक्ट साइनी होते हैं, जिस दिन खरीद के लाओ चमक रहे होते हैं एकदम चांदी की तरह। एंड कॉटेड रेडिश ब्राउन लेयर व्हेन लेफ्ट, और कुछ टाइम बाद उसमें रेडिश लेयर बन जाती है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लोग जगलंगना बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो टर्निश इन दिस मैनर, और भी अदर मेटल है उनमें जंग लगती है। किसमें कौन सी लगती है, हम लोग मेटल नॉन मेटल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। When a metal attacked by the substance, moisture, acid, it's said to be corrode and process is called corrosion, और उनमें corrosion होता है। एंड कोटिंग सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग कॉपर एंड अदर एग्जांपल ऑफ कोरोसन, मतलब सिल्वर में जो है वो कौन सी एंड ब्लैक, मतलब चांदी में जो है वो ब्लैक कलर की वो होती है, जंग लगती है, और कॉपर में ग्रीन कलर की जंग लगती है, और आयरन में रेड कलर की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। चांदी में हमेशा कौन कैसे कोरोसन होता है, ब्लैक, और कॉपर में ग्रीन, और आयरन में रेड या ब्राउन। कोरोसन कॉज डैमेज कार बॉडी, ब्रिज, आयरन से ये सब डैमेज होते हैं। कोरोसन आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, पता नहीं साल में कितना पैसा कोरोसन के चलते बर्बाद हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को भी इधर पढ़ ले रहा हूँ, मैं पहले समझा दे रहा हूँ, पढ़ाएंगे तो सभी। फिर रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी क्या है पहले समझ लीजिए, बुक तो सब बात की बात। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन जो आपके ऑयल और ऑयल ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक घर पे रखे रहे तो क्या होता है, उनमें एक अनडिज़ायरेबल स्मेल आने लगती है उसमें, मतलब वो हमें अच्छी नहीं लगती है, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी।
ठीक है ना। देखा होगा कई बार ऑयल देता है हमें कोई दुकानदार, और हमें जब उसमें हम लोग कोई वो बनाते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो ख़राब हो चुकता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपके फूड जो हैं, या फूड में जितने भी ऑयल के बने होते हैं उनमें अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसको तो बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी, ठीक है ना। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करोगे? ये देखिए, रेंसिडिटी की सबसे पहले तो डेफिनेशन दी हुई है। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीजन फैट एंड ऑयल इन द फूड मार्क अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अभी मैंने बताया ना कि जो ऑयल वगैरह के वो होते हैं फूड, वो ऑक्सीडेशन से क्या करने लगते हैं, उनमें अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। इसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। अब सोच तो ये भी रहे होगे कि ऐसे तो ऑयल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं बाज़ार में, वो तो नहीं ख़राब होते। हाँ, आते हैं ना। जैसे चिप्स वगैरह आते हैं पैक होके, अंकल चिप्स वगैरह पैक होके आते, तो वो क्यों नहीं ख़राब होते? क्योंकि वो भी उनको मालूम है कि रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करना है। रेंसिडिटी किसके हो रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो क्या करते हैं लोग, वो चिप्स पैक करते समय पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। देखा होगा आप लोग चिप्स वगैरह जो कुरकुरे वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें क्या होती है, लगता है कि जैसे कोई गैस भरी हुई, हवा भरी हुई। तो हवा उनकी भरना मजबूरी है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। बिकॉज नाइट्रोजन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव है, और वो जो है वो क्या कर, उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती वो, और वो चीज़ ख़राब नहीं होती। एक तो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने का एक ये तरीका। अब दूसरी बात कि चलो वो तो पैक होके आ रहा है, जो ऐसे भी कुछ मटेरियल हैं जो पैक होके नहीं आते, तब उनको कैसे बचाया जाए रेंसिडिटी से? तो ऐसे देखा होगा आपने, आजकल चिप्स खुले भी आने लगे हैं ना। ऐसे चिप्स, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो ऑयल के बने हैं और खुले आ रहे हैं। तो ऐसे उनको कैसे बचाया जाए? तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनको बनाते समय ही उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं जो ऑक्सीडेंट ना होने दें। उनका नाम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। पूछा जाता है 2 एंटीऑक्सीडेंट के नाम लिखो, लिख दे रहा हूँ, BHA, BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट है जिनका यूज़ किया जाता है, बनाते समय यूज़ कर लेते हैं हम लोग। जो ऐसा नहीं होता कि वो ख़राब ही नहीं होगा, उनका टाइम बढ़ा देता है। 4 महीना तो जब 6 महीने में ख़राब होगा वो, बस इतना कर देता है वो। तो ये रेंसिडिटी प्रिवेंट करने का एक तरीका है। और ये देखिए, मैं एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना। एयर टाइट कंटेनर, देखा होगा ऑयल वगैरह एयर टाइट कंटेनर में आते हैं। ये देखिए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ऑयल। जो फूड है उनमें नाइट्रोजन गैस अभी बता चुका मैं आपको। एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ये देखिए मैं जो एग्जांपल बताया था, BHT, BHA, ठीक है ना, इनका भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हो गई आपकी रेंसिडिटी भी। और NCERT की भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल्ड द फैट एंड ऑयल फूड मटेरियल लेफ्ट ए लॉन्ग टाइम? ऑयल से मटेरियल को अगर लॉन्ग समय में हम लोग इसे छोड़ दें, व्हेन द फैट ऑयल आर ऑक्सीडाइज, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे गिव रेंसिड, तो उनमें अजीब सी स्मेल आ जाती है और रेंसिड हो जाते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और बहुत सारे गैसेस वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह ये यूज़ करते हैं। बहुत छोटा सा दिया है इसमें, और जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा वाइडर पढ़ चुके हैं क्या रेंसिडिटी है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश। और अब इसके वेरी शॉर्ट लॉन्ग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। जो नहीं आता है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपका बोर्ड है। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको बोर्ड स्टूडेंट्स की वजह से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें, और आप भी, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें नोट करते रहिए आप लोग। और नेक्स्ट अब 3rd चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे।